आज उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो कोई मामूली बात नहीं है बॉस। आज की तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि यूपी में जो काम बड़े से बड़े नेता नहीं कर पाए वो काम योगी आदित्यनाथ ने करके दिखा दिया, डिलीवर कर दिया। और ये काम खुला ऐलान करके माफिया को मिट्टी में मिला देने का काम है। आज अतीक अहमद का बेटा मिट्टी में मिल गया, उसका एनकाउंटर हो गया। जिस अतीक अहमद को 40 साल में कोई हाथ तक नहीं लगा पाया, जिसके परिवार को हाथ लगाने के बारे में कोई सोच तक नहीं सकता था। लोग सोच लेते थे कि कोई अतीक पर कार्रवाई करेगा तो घबरा जाते थे, बोलते नहीं थे कि क्या सोचा है। उस अतीक का बेटा आज जमीन पर पड़ा हुआ है, उसके हाथ में एक पिस्टल दिख रही है, उसकी लाश पड़ी हुई है। उसके बेटे को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। इस एनकाउंटर की पूरी इनसाइड स्टोरी आज मैं आपको पाठशाला में बताने वाला हूं। आपके मन में भी सवाल होगा कि पुलिस असद तक पहुंची कैसे? क्या यह फर्जी एनकाउंटर तो नहीं है? क्योंकि फर्जी एनकाउंटर का कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन वहां से डिटेल क्या मिल रही है हमको? क्या हुआ? असद कहां से कहां भागा था? क्या क्या हुआ था? एक एक जानकारी इनसाइड स्टोरी में आज आपको बताऊंगा, एक एक डिटेल दूंगा। लेकिन इससे पहले आप इस बात को भी समझिए कि एनकाउंटर सिर्फ अतीक के बेटे का नहीं हुआ। आज एनकाउंटर उस गुंडई का हुआ है, उस माफियागिरी का भी एनकाउंटर हुआ है, जिसमें बेखौफ किसी को भी मार दिया जाता था, किसी पर भी बम चला दिया जाता था। और ऐसे माफिया और ऐसे अपराधियों पर एक्शन लेने की हिम्मत किसी में थी ही नहीं बॉस। अब जाकर एक आदमी आया है योगी आदित्यनाथ नाम का, जो कह रहा है कि भैया जो गलत कर रहा है उसको ठोको, उसको लाइन पर लाओ। और ये वही पुलिस है, ये वही सिस्टम है जिसे 40 साल से अतीक अहमद अपने इशारे पर नचा रहा था। पुलिस नहीं बदली है, सिस्टम नहीं बदला है। पुलिस और सिस्टम को चलाने वाला नेता बदल गया है। सिर्फ नेता और नियत बदल जाने से अतीक जैसे माफिया कैसे मिट्टी में मिल गए, आज दुनिया देख रही है। और इसलिए आज योगी आदित्यनाथ के लिए नारे लग रहे हैं, उनके समर्थन में नारे लग रहे हैं। और अतीक अहमद का हाल यह हो गया है कि उस पर बोतलें चल रही हैं। प्रयागराज कोर्ट के बाहर जो तस्वीरें देखने को मिली, आज आपको दिखाता हूं। हमला हुआ है जब आज उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा था। वहां जो भीड़ थी, उसका बस चलता तो अतीक को वहीं दे देती, अतीक का न्याय वहीं कर देती। ये वो लोग हैं जो एक जमाने में अतीक से डरा करते थे, वो लोग आज बोतल फेंक फेंक के मार रहे हैं। अतीक पर किसी ने बोतल तब फेंकी जब उसे कोर्ट में पेशी के बाद वापस ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा कि कोर्ट के अंदर तो अतीक के खिलाफ खूब नारेबाजी भी हुई। कोर्ट परिसर में माहौल ऐसा हो गया था कि मारपीट की नौबत आ गई। पुलिस को एक तरीके से बचाना पड़ा अतीक अहमद को वहां पर। अतीक को असद के एनकाउंटर की खबर मिली तो वो कोर्ट में ही फूट फूट कर रोने लगा। ये तस्वीर कोर्ट के अंदर की है। असद के एनकाउंटर की खबर सुनकर अतीक अहमद को तगड़ा झटका लगा। बताया जा रहा है कि वहां रोने लगा। अतीक के बगल में उसका भाई अशरफ आपको बैठा हुआ दिख रहा है ना, अशरफ के भी आंसू निकल रहे थे। लेकिन इन लोगों ने इसी असद को 6 साल पहले मार दिया था। आज उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। आज आंसू बहा रहे हैं ना, लेकिन 6 साल पहले क्या किया था वो बताऊंगा। माफिया अतीक अहमद की क्या दुर्गति हो चुकी है, आज आप इस बात से समझिए कि आज की डेट में परिवार का कोई सगा ऐसा नहीं है जो अतीक के बेटे की लाश तक ले सके बॉस। एनकाउंटर के बाद अतीक का बेटा मर गया, लाश झांसी में पोस्टमार्टम के लिए गई, लाश वहां पड़ी हुई है। सवाल उठ रहा है कि लाश देंगे किसको बॉस? क्योंकि अतीक के परिवार का कोई सदस्य या तो जेल में है या फरार है। ऐसा कोई है ही नहीं जो जाकर लाश ले सके। अतीक अहमद ने कभी सपने में भी सोचा होगा कि उसकी हालत ऐसी हो जाएगी कि बेटा मर जाए और बेटे की लाश लेने वाला कोई नहीं बचेगा? क्योंकि एक दौर था जब अतीक अहमद का खौफ पूरे प्रयागराज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, पूर्वांचल के कई इलाकों में फैला हुआ था। अतीक अहमद का पूरा परिवार, पत्नी, भाई, बेटा, जो चाहते वो होता था।
उस दौर में यूपी की सरकार, सिस्टम, अतीक और उसके परिवार के इशारों पर उठते बैठते थे भाई। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, वैसे ही इनके सारे अपराधों की लिस्ट खुली। अब एक एक करके उसका फाइनल हिसाब हो रहा है। आज अतीक अहमद की खूंखार हैप्पी फैमिली के लोग कहां हैं, क्या कर रहे हैं, आप सुनिए। क्यों ये लोग असद की लाश तक लेने नहीं जा सकते, इसकी वजह आपको बताता हूं। अतीक अहमद अभी जेल में, यहां सोफे पे बैठा दिख रहा है, लेकिन खुद जेल में है, जमीन पे बैठता है। वहां 100 से ज्यादा केस चल रहे हैं। उमेश पाल अपहरण केस, आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, अब सारी उम्र में जेल में ही कटने वाली। बगल में शाइस्ता परवीन, उसकी पत्नी है, उमेश पाल की हत्या के 4 दिन बाद 28 फरवरी से फरार है। पुलिस शाइस्ता की तलाश कर रही है। उमेश की हत्या की प्लानिंग में इनका भी नाम आया है। आज बेटे की खबर मिली होगी तो शाइस्ता को आंसू भी किसी कमरे में बैठकर छुप कर बहाने पड़ रहे हैं, अपने बेटे को देखने नहीं जा सकती। यह अपराध का अंजाम होता है। अशरफ, उसका भाई, 20 जुलाई से जेल में बंद है, अभी बरेली जेल में है। अशरफ पर 52 गंभीर मामले चल रहे हैं, इसलिए इसका भी बाहर आना लगभग नामुमकिन है। उसके बाद है अतीक का बेटा उमर अहमद, पिछले 8 महीने से जेल में। इस पर 2 लाख का इनाम था। ये भाई साहब अपने स्कूल टाइम में टीचर्स के साथ मार पिटाई किया करते थे। बिना लाइसेंस के एसयूवी कारों के काफिले में स्कूल जाया करते थे भाई साहब। एक और बेटा है अली अहमद, ये प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है। इस पर एक बिल्डर से 5 करोड़ की रंगदारी का केस चल रहा है। ये भाई साहब अपने इलाके में व्यापारियों को धमकाते थे, उगाही करते थे। तीसरा बेटा असद अहमद, ये आज ऊपर चला गया, एनकाउंटर में मारा गया। उमेश पाल हत्याकांड में गोली मारते हुए ये साफ साफ दिख रहा था वीडियो में। इसने गोली मारते समय ये नहीं सोचा था कि यूपी पुलिस एक दिन इसे भी गोली मार देगी। इसके अलावा अतीक अहमद के 2 और बेटे हैं, एजम और अबान। ये 8वीं और 10वीं में पढ़ते हैं, नाबालिग हैं, इसलिए उनकी फोटो नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन इस समय बाल सुधार गृह में है। मतलब पूरा खानदान या तो जेल में है या तो फरार चल रहा है। ये तो परिवार है इसका। और एक बेटे की लाश इंतजार कर रही है कि कोई तो आए मुझे सुपुर्दे खाक करने के लिए। लेकिन अपराध के जिस रास्ते पर ये लोग चले, आज उसका अंजाम क्या होता है वो दिख रहा है। इसके अलावा भी अतीक के कई रिश्तेदारों पर केस चल रहे हैं। कुछ दिन पहले इसके बहनोई को भी गिरफ्तार किया गया था। अतीक अहमद ने अपने अपराध की विरासत का पूरे परिवार में बंटवारा किया था, इसलिए आज उसका हिसाब भी सबको चुकाना पड़ रहा है। कहते हैं कि जैसा करोगे वैसे ही भरना पड़ता है भाई। अतीक अहमद के साथ भी यही हो रहा है। अतीक के जिस बेटे का आज एनकाउंटर हुआ, उसको एक तरीके से इन लोगों ने 6 साल पहले खुद अपने हाथों से मार दिया था। मार दिया मतलब सीधा गोली नहीं मार दी थी, लेकिन एक तरीके से बेटे को खत्म कर दिया था। 12 साल की उम्र से वो फायरिंग करता था। तब अतीक अपने बेटे पर गदगद हुआ करता था। ये वीडियो 2016 की देखिए जो अब आपके स्क्रीन पर आ रही है। असद के मामा की शादी है, उस वक्त अतीक का बेटा 12 साल का था। असद बेखौफ एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोली चला रहा है। 11 राउंड बेखौफ होकर असद ने फायरिंग की थी। एक बार इस वीडियो को देखिए, फिर आगे की बात। चलो तो बहुत जिस बच्चे को आप 12 साल की उम्र में बंदूक चलाना सिखा रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे कि वाह बेटा क्या गोली चलाए हो, उससे क्या उम्मीद कर रहे थे कि बड़ी आईटी कंपनी में जाकर मैनेजर बनेगा? उससे क्या उम्मीद कर रहे थे? बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनेगा? वो यही बनता जो बना, वो यही करता जो वो कर रहा है। और उसका 2 ही अंजाम हो सकता था, या तो वो जेल में जाए या वही हो सकता था जो आज उसके साथ हो गया। तो तुमने ही अतीक अहमद और तुम्हारे भाई ने इस लड़के को 12 साल की उम्र में एक तरह से मार दिया था। आज तो जो मरा ना, वो क्रिमिनल असद मरा। बेटे को तो तुमने उसी दिन मार दिया, उसकी मासूमियत मार दी जब उसके हाथ में बंदूक देकर कहा चलाओ बेटा, बहुत बढ़िया चला रहे हो। और ये सारे लोग जो अपने बच्चों को बर्बाद करते हैं, उनको देखना चाहिए कि जब तक अंजाम ये नहीं होता जो असद का हुआ, तब तक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन होता है ना, उस दिन समझ में आता है। असद को लेकर कहा जा रहा है कि उसका एनकाउंटर क्यों किया, वो तो छोटा था, कहा जा रहा है 19 साल का था। इस तरह की बात करने वालों को असद का एक वीडियो दिखाता हूं कि वो कितना छोटा और मासूम था। ये उमेश पाल के मर्डर का वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज है।
इसमें ये जो आपको दिख रहा है ये असद है जो आज मारा गया है। ये आपको किसी एंगल से छोटा बच्चा दिख रहा है, ये आपको किसी एंगल से मासूम लग रहा है। बंदूक ऐसे फिल्मी स्टाइल में जैसे पकड़ते हैं प्रोफेशनल, उस शूटर की तरह, प्रोफेशनल शूटर की तरह बेखौफ गाड़ी से उतरता देखिए और उसको देखिए ऐसे खींचता और बंदूक लेके दौड़ रहा है। ये बच्चा दिख रहा है, 19 साल का बच्चा दिख रहा है। उसकी हरकतें बच्चे वाली नहीं थी, लेकिन उसके साथ व्यवहार बच्चे वाला होना चाहिए था। बड़े ही शातिर अंदाज में उमेश पाल पर गोलियां चलाता फुटेज में दिख रहा है, दोनों हाथों से पिस्टल पकड़ी है। कौन से एंगल से मासूम है बॉस? और असद के एनकाउंटर पर कोर्ट से निकलते वक्त अतीक ने कहा कि सब की जड़ वो खुद है। पुलिस के दावे के मुताबिक अतीक अहमद ने कबूल किया कि उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश उसने जेल में बैठकर रची थी। पत्नी शाइस्ता ने बताया था कि उमेश पाल के साथ 2 गनमैन रहते हैं। पत्नी शाइस्ता को अतीक अहमद ने बोला था कि नए मोबाइल फोन और सिम मुहैया करवाए। उस सरकारी आदमी का नाम भी बताया था जिसके हाथ मोबाइल और सिम जेल में पहुंचेंगे। अतीक ने अपने भाई अशरफ के लिए भी मोबाइल और सिम मुहैया करवाने के लिए कहा था। अतीक ने यह भी कबूल किया कि उसके संबंध आईएसआई एजेंट और लश्कर से हैं जो ड्रोन से हिंदुस्तान में हथियार भेजते हैं। अतीक के भाई अशरफ ने कबूल किया कि वो पंजाब में उन लोकेशन की पहचान करवा सकता है जहां से इसने अतीक के साथ जाकर हथियार खरीदे। ये हथियार पंजाब बॉर्डर पर फार्म हाउस में आते थे, वहीं से जम्मू कश्मीर भी आतंकियों को भेजे जाते थे। मतलब पाकिस्तान तक से कनेक्शन था इन लोगों का।